हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जिसका नाम है वाइटल विलेजेस एंड द थ्राइविंग टाउन्स, मतलब महत्वपूर्ण गांव या फिर संपन्न शहर। राइट। अब जो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा, हमने अशोक डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। अब आपको लग रहा होगा कि अशोक की डायनेस्टी के बाद तो आपको जो और भी अलग सिविलाइजेशन से आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, नहीं, बट इंडियन हिस्ट्री कह लो या फिर 6th क्लास का हिस्ट्री कह लो, इसके अंदर पूरा अलग अलग तरीके से हर एक चीज़ को बताया गया है। राइट। बीच में आपका ये टॉपिक इसलिए डाल दिया कि जिससे कि आपको एक आइडिया आ जाए कि भाई अगर एक एरिया के अंदर या फिर कह लो कि अगर एक डायनेस्टी के अंदर ये चल रहा था तो दूसरी डायनेस्टी के बीच में बहुत चीज़ें ऐसी चेंज हुई थी कि जो इम्पैक्ट करती है आपके नेक्स्ट डायनेस्टी के अंदर। जैसे कि आपका पहला डायनेस्टी होता है कि द ग्रेट एम्परर ऑफ द इंडिया, उसको अशोक के अंदर कहते हैं, जिसके अंदर कोई चंद्रगुप्त मौर्य था, उसने आपकी स्थापना की थी। वो पूरे डायनेस्टी जो वन ऑफ द प्रिविलेज स्ट्रेटजी कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके अंदर। बट अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि उसके बाद आपकी द गुप्त डायनेस्टी आती है। कौन सी आती है? गुप्त डायनेस्टी। बट इन दोनों के बीच में और बहुत सारी चेंजेस हुए हैं जो गुप्त डायनेस्टी के अंदर इम्पैक्टफुल है। तो वो कौन से इम्पैक्टफुल चीज़ें हैं जो आपकी मौर्य से लेके गुप्त के बीच में जो चीज़ें थी वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। इसके अंदर चैप्टर नंबर 9 के अंदर होता क्या है, सबसे पहले तो आपको इतना रखना है कि सबसे पहली बात होती है कि आयरन्स टूल्स इन एग्रीकल्चर्स। जितने भी आपके आयरन्स के टूल्स थे उनको एग्रीकल्चर्स के अंदर भरपूर रूप में यूज़ करना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। ठीक है। उनका एक चीज़ उनको समझ में आ चुकी थी, वो कुल्हाड़ी बनाना सीख चुके थे। वो उस कुल्हाड़ी की मदद से वो लोग एक चीज़ कॉमनली कर रहे हो जा रहे थे। क्या कर रहे थे? जो हम आज भी करते हैं। उन लोगों ने वही किया है जो आज हम करते हैं, और वो प्रथा पुरानी है, वो चलती आज तक आ रही। क्या करते हैं? उन्होंने एक फॉरेस्ट को काटना शुरू किया और अपनी लैंड को एक्सपांड करना शुरू किया। क्यों? अब उनको एक चीज़ समझ में आ चुकी थी कि जितनी बड़ी लैंड होगी उतना ज़्यादा लोग मेरे अंडर काम करेंगे, उतने ज़्यादा लोग मेरे पास रहेंगे, और उतना ज़्यादा मेरा पैसा ज़्यादा बनेगा, और उससे मेरी टैक्स पेइंग भले पेमेंट ज़्यादा हो जाए बट इनडायरेक्टली मैं किंग के साथ और अच्छे रिलेशनशिप रख सकता हूँ। ओके। अब आते हैं लैंड ओनर्स और लैंड लेबर्स। ठीक है। फिर लैंड ओनर्स एंड लैंड लेबर्स। अब साउथ के जो साइड था उसके अंदर जो लैंड ओनर्स थे, जो लार्ज लैंड ओनर्स थे, उसको हमने क्या कहा? उसको हमने कहा वेल्लरी। क्या कहा? वेल्लरी। वेल्लारी, वेल्लरी। जो लैंड, बड़े बड़े लैंड्स थे ना, उनके ओनर्स थे वो। ठीक है। फिर ऐसे लोग जो कुल्हाड़ी की मदद से कुल्हाड़ी का काम करते थे, जिनका काम था हल चलाने का काम था। इनका काम क्या था? उनका एकमात्र काम था कि उनको हल चलाना है। तो उनको क्या कहा गया? उन लोगों ने उनको कहा एजाफा। उनको क्या कहा? उन लोगों ने एजाफा, वेल्लरी, एजाफा। वेल्लरी कौन थे? जो लोग लार्ज लैंड ओनर्स थे। फिर आपका एजाफा कौन थे? तो वो लोग थे जो हल चला रहे थे। फिर आपका आता है कौन से? लेबर्स या फिर कह लो लैंडलेस पीपल्स, जो किसी और की ज़मीन पर जाके काम कर रहे थे। फिर आपका आता है स्लेव्स। फिर आपका उनको जो कह लो कि आदिमानव क्या कह लो, या फिर उनको इस तरीके से बुलाया जाता था क्योंकि उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। के दे सियारा, क्या कहते थे उनको? क दे सियारा, उनको ये कहा जाता था। जो स्लेव्स थे उनको क्या कहते थे वो लोग? के दे सियारा, उनको इस नाम से बुलाया जाता था। आदिमाई। अब ये कोई शब्द होता है? अब इस चीज़ को लेके भी उनको बुलाया जाता था। ये उनकी पूरी की पूरी कम्युनिटीज़ थी जिसके अंदर साउथ के सारे प्रिविलेज लोग आ गए। सारे के सारे जो नीचे की गादी के लोग थे वो भी आ गए। कौन कौन से आ गए? तो सबसे पहले आपका आता है वेल्लरी। फिर कौन आता है? इंसाफा, या फिर लोग इजाफा या इजाफा। ठीक है। जिनका काम क्या था कि वो हल चलाने का काम करेंगे। फिर कौन लोग थे? तो स्लेव लोग थे। उसके अंदर भी 2 लोग थे। कौन कौन से? के दी सियार या फिर कह लो आदिमाई। ये पूरा प्रिविलेज किसके जगह था? ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर साउथ का था कि साउथ के अंदर आपको ऐसे नाम सुनने को मिल जाएंगे। सबसे पहले उनके बात क्या थी कि लार्ज लैंड ओनर है वो किसको बुलाएगा? वो हल चलाने वाले को बुलाएगा। वो हल चलाएगा। जो उसके पास जो लेबर्स लोग हैं, जो स्लेव्स वगैरह हैं, वो क्या करेंगे? उस ज़मीन को और उपजाऊ बनाने के लिए उसके अंदर काम करेंगे। ये इनका साउथ का टिपिकल रीज़न था।
और इसी के अंदर आपके सारे के सारे मेन कमेटी मेंबर्स ज्वाइन होते थे। आगे आता है आपका नॉर्थ का, तो नॉर्थ में कुछ अलग पार्ट चल रहा था। नॉर्थ में सिस्टम चल रहा था हेडमैन का, मतलब गांव का एक हेडमैन होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे ग्राम भोजका। क्या कहेंगे, ग्राम भोजका। ये टिपिकल नेम होगा, किस जगह पे था, नॉर्थन साइड के अंदर था। मतलब ये आपका हरियाणा पंजाब वाला जो पूरा एरिया था, मतलब ऊपर ऊपर जितना एरिया खींच सकते हो उतना ऊपर का एरिया, और नीचे का एरिया का अंदर नीचे का एरिया। तो नीचे के एरिया के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम थी, लार्ज एरिया ऑफ लैंड ओनर्स के बारे पूरा टिपिकल चीज़ें थी। और जो ऊपर आपका नॉर्थन साइड था, जो आपका दिल्ली वगैरह का साइड है पूरा पूरा, वहाँ पे क्या था, तो वहाँ पे ग्राम भोरखा से कह रहा हूँ कि ग्राम पंचायत वगैरह का साथ चलन कुछ ज़्यादा था वहाँ पे। ओके, फिर उन लोगों ने कुछ ऐसे लोगों को भी रखा हुआ था जो किंग के लिए पूरा पूरा टैक्सेस को कलेक्ट करते थे। उनको क्या कहते थे, उनको कहते थे अनुवाशिका या फिर अनुवशिक कहते थे। उनका क्या काम था, उनका एकमात्र काम था कि उनको किंग के लिए लैंड ओनर से, जो बिगेस्ट लैंड ओनर्स हैं उनके पास से सबके पास से उसको टैक्स कलेक्ट करना है और किंग को जाके दे देना है, बस उसका ये काम था और उसका कुछ काम नहीं था। ओके, आगे हम बात करते हैं कि जो तमिल कंपोजिशंस थे उनके बारे में आपको एक बता देता हूँ कि जो संगम साहित्य था, वे कह लो संगम लिटरेचर वॉज द कंपोज्ड इन द 2300 ईयर को। क्लियर, उसको नाम क्या दिया गया, उसको नाम दिया गया संगम्स। क्या बोला गया, जब संगम साहित्य है तो उसको जब वो 2000 साल पहले जब पब्लिश किया गया उसको एक नाम दिया गया, उसको नाम क्या दिया गया, उसको नाम दिया गया संगम। इसका काम क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट, इसका काम क्या था, तो ये जो पोयम थी ना वो एक चीज़ को दर्शाती थी कि सब लोगों को असेंबली के अंदर इकट्ठा होकर अपनी सारी कंप्लेंट्स को या फिर अपनी सारी मुसीबतों को, हर एक चीज़ को एक जगह पे इकट्ठा करके उसको उसी फॉर्म के अंदर समझाना या उसी फॉर्म के अंदर आके अपने चीज़ों को या फिर अपनी भाषाओं में, अपने व्यक्तों में अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ पे लोगों तक पहुँचाना, ये उसका मेन मकसद था। तो कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी प्रोसेस थी कि भाई लोग अपनी बातों को पहली बार रखना शुरू कर चुके थे। क्लियर, और ये सिटी वॉज हेल्ड इन मदुरई, कहाँ पे था, और ये जो पूरा प्रोसेस होता था वेयर इट वॉज हेल्ड, ये पूरा जो असेंबली के अंदर सब कुछ लोग आते थे और लोग वहाँ पे अपनी कंप्लेंट्स को, अपने राइटिंग स्किल्स को, अपनी हर एक अच्छी अच्छी चीज़ों को रखते थे, उसको हमने संगम्स कहा गया। और संगम्स का पूरा आयोजन कहाँ पे होता था, तो वो मदुरई के अंदर होता था। ओके, अब आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, फाइंडिंग सिटीज़। अब फाइंडिंग सिटी में कौन सी आपकी आती है, सिटी आती है, तो आपकी सिटी आती है जातक। कौन सी आती है, जातक। जो जातक सिटी है वो क्या है पता है, एक बड़ी सी, मतलब क्या कह लो कि जो बड़े बड़े चेस्ट कहते हैं कि वो भिक्षुएं थे, मॉन्क्स थे, जो बौद्ध कह लो या फिर बुद्धिस्ट कह लो, या फिर जो ऐसे मॉन्क्स होते हैं जो जिनके द्वारा लिखा गया हो, जिनके द्वारा संरक्षित किया हो, जिनके बारे में लोगों ने सिर्फ बातें की हों और उन चीज़ों को उन लोगों ने, उन मॉन्क्स ने अपने पास रखा हो, उन स्पिरिचुअल चीज़ों को लिखा हो, उनके अच्छी गंदी जितनी बातें थे उनको डिटेलिंग्स में उसमें लिख दिया हो, और उस डिटेलिंग्स में लिखने के बाद उस इंसान ने उन चीज़ों को लोगों तक अच्छे से एक बुक के अंदर या फिर कह लो कि एक निर्धारित टाइम के अंदर उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचा दिया, एक सिविलाइजेशन के दूसरी सिविलाइजेशन तक उसको पहुंचा दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक जातक जो प्रथा थी कि भाई एक ऑर्डिनरी पीपल्स थे और उनकी ऑर्डिनरी कहानियाँ थी, उनको आज मैं सुना रहा हूँ, कल कोई और सुना रहा होगा, तो ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से चलता था। फिर आपका अगला आता है द सिटी एंड द ट्रेवल्स एंड अकाउंट्स। क्या था, सिटीज़ एंड ट्रेवल्स अकाउंट्स। इनका मेन काम क्या था, सिंपल सा काम था इनका, नाविकों और यात्रिकों के खाते मेंटेन करने हैं और कुछ नहीं करना। क्या करना है, नाविकों और जो आपके सबसे यात्रीगण थे, जो लोग घूमने आ रहे थे, कुछ जो अपनी नावों को पार्क कर रहे थे या फिर उनके नाव से कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था, उन सब का लेखा जोखा किसको, जो किंगडम्स होते थे उसके अंदर उसकी पूरी की पूरी डिटेलिंग्स में उसका वहाँ पे अकाउंटेंट होना चाहिए। अदरवाइज़ वहाँ पे आपको कोई भी परमिशन नहीं मिलेगी उनके आगे कोई भी काम करने की। अगला पॉइंट आपका आता है जो कॉइन के बारे में।
जो आप लोग जो पंच कॉइन्स थे उनके बारे में आपको पहले ही कल बता चुका हूँ कि वो हमने जहाँ जो महाजनपद या जनपद का पूरा चैप्टर था, मैंने आपको उसमें बताया था कि पंचचरित कॉइन्स थे जो आपके बने हुए थे, जो आपके बहुत सालों से चलते हुए आ रहे थे। वो हमने डिफाइन किस तरीके से करते हैं कि वो मेटल, सिल्वर या कॉपर या गोल्ड के अंदर बने हुए होते हैं। मैंने आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जनपद वाला, तो जाके पहले वो वीडियो देखना है, मैंने उसके अंदर आपको दिखाया हुआ है कि किस तरह के कॉइन होते हैं। क्लियर? तो इस तरह के कॉइन आज भी तमिलनाडु तक वो फैले हुए थे। मतलब ये समझ लो कि जनपद लोग या फिर महाजनपद किस हद तक फैला हुआ था कि उसके कॉइन्स नीचे तक अवेलेबल्स थे। समझ रहे हो आप कि कहीं पे भी कोई भी कॉइन कब चलता है? जब पूरा साम्राज्य किसी साम्राज्य फैला हुआ हो। देखो आज की डेट में हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास करेंसी एक्सचेंजेस ऑफिसेस होती हैं कि डॉलर्स लेके आओ और उसको आज की रेट में उसको हम कन्वर्ट करके इंडिया के अंदर यूज़ करते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्लियर कट था कि अगर इंडियन नोट्स है तो वो इंडिया के अंदर चलेगा, अगर फॉरेन जाओगे तो वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी और वहाँ सबको फिर से करना पड़ेगा। समझ रहे हो? बट आज की डेट में सब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। आज की डेट में क्या है कि आप करेंसी एक्सचेंज के ऑफिस जाओ और वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज कर लो। पहले ऐसा नहीं था। पहले ये देखा जाता था कि आपका सिक्का कहाँ, कौन से एरिया तक चलता है। अगर जस्ट इमेजिन करो कि मदुरई जो पूरा का आपका नीचे का पार्ट से वहाँ तक अगर आपका चल रहा है, पूरा साउथ के अंदर चल रहा है, तो मतलब आपको एक सिंपल सी कॉमन सेंस होगी कि जनपद वगैरह के मेटल्स के कॉइन नीचे तक चल रहे होते, उसका विस्तार वहाँ तक था। इस तरीके से उनकी बाउंड्रीज को डिसाइड किया जाता था। क्लियर हो गया? ओके। अब आता है सिटीज़ एंड देयर फंक्शंस। तो मथुरा था वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। किसके लिए पॉइंट था? क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी लोकेशंस वहाँ से उसके आसपास से निकलती थी। जो पूरे इंडिया के अंदर भी कह लो कि सबसे बड़ा एरिया था, उसके अंदर सबसे ज़्यादा मेन 2 रूट्स निकलते थे उसके लिए। कौन कौन से मेन 2 रूट्स थे? एक रूट ऐसा था कि जो नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट में जा रहा था, और एक था आपका जो नॉर्थ टू साउथ में आ रहा था। इन दोनों रूट्स के ऊपर ट्रैवल और ट्रेडर्स दोनों का ध्यान था। क्यों? क्योंकि ये मेन रूट थे जिसके ऊपर आपको हर वो चीज़, हर एक स्टेट आपको कवर अप मिलता हो जा रहा था। तो कहीं ना कहीं मथुरा, या फिर कह रहे हो जो मथुरा था, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था उस टाइम के लिए। और एक और चीज़ के लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बन रही थी। अभी क्या था, जो मथुरा था वो उस टाइम पे इतना लाइमलाइट पे इसलिए आ चुका था क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा मूर्तियों का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा था वहाँ पे। क्लियर? आगे का पॉइंट आता है क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पीपल्स। अब जो क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पीपल्स हैं, इनका एक चीज़ समझ लो कि उनके पास सबसे ज़्यादा मिट्टी के बनाए हुए बर्तन सबसे ज़्यादा वो लोग उपयोग कर रहे थे। कौन से? मिट्टी के बनाए हुए बर्तन। और उन मिट्टी के बनाए हुए जो परफेक्ट बर्तन थे, जो ब्यूटीफुल बर्तन थे, उसको हमने क्या कहा? उनको हमने कहा नॉर्थन ब्लैक पॉलिश। क्या कहा हमने? नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड मटेरियल से बने हुए ये जो चीज़ें थी, इसको हमने परफेक्टली कहा कि भाई ये जो एक्सट्रीमली मिट्टी से बने हुए जो बर्तन है ना, वो परफेक्ट है। जो परफेक्ट है उसको एक नाम क्या दिया गया? हमने नॉर्थन ब्लैक पॉलिश, उसको नाम दिया गया। ओके। दूसरी चीज़ कि ये जो फेमस सेंटर्स थे वो पूरे इंडिया के अंदर, नॉर्थ में वाराणसी था, तो साउथ के अंदर मदुरई था। ये 2 ही थे और कोई उसको कर ही नहीं रहा था। समझ रहे हो आप लोग? ओके। फिर आपका आता है वन ऑफ द मेन पॉइंट, जिसके अंदर आपको हमने पहले बात की कि भाई जो सी लेवल्स था वो क्यों इम्पोर्टेंस था, वो लेवल इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब जो आपको नाम बताऊंगा ना, वो नाम थोड़ा अचित्र है, मतलब विचित्र टाइप का नाम है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे इतिहास के रूप में, क्योंकि इसका उल्लेख आपको आगे चंद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त के गुप्त के अंदर, फिर आपके जो ब्रिटिश लोग होंगे उसके अंदर, फिर आपके जो मुसलमान राजा आएंगे उसके अंदर इसका उल्लेख आपको मिलेगा, आपको जानने को मिलेगा। ये चैप्टर इसलिए बीच में डाला गया है कि आपको 2 डायनेस्टी के बीच में कुछ जो चेंजेस देश के अंदर हुए, पूरे वर्ल्ड के अंदर हुए, उसका ज्ञान थोड़ा आपको मिले। ठीक है? तो ये जो एरिया था वो कौन सा था? तो अरिकामेडु। क्या नाम था इसका? अरिकामेडु। ये ऐसा एरिया था जो पूरे साउथर्न कोस्टल एरिया का सबसे बड़ा अनलोडेड, लोडेड गुड्स का और डिस्टेंस का, शिप डिस्टेंस का, हर एक से सबसे बड़ा बंदरगाह था। इसके अंदर क्या किया था? तो बहुत बड़े बड़े आपको दिख रहे होंगे, आपको ये दिख रहा है आपको, ये बहुत बड़े बड़े मैसिव जो ब्रिक्स थे उनको वहाँ रखा गया था, उनके वेयर हाउसेस बनाए गए थे।
लोग यहाँ पे आते थे, रहते थे, सी लेवल्स को मेंटेन करते थे, अपनी सारी चीज़ों को उतारते थे। इसकी पूरी जो स्ट्रक्चरिंग थी वो इतनी एक्यूरेट बनाई गई थी सॉरी, इतनी एक्यूरेट बनाई गई थी कि उस टाइम पे भी शिप्स को लोडेड अनलोडेड परफेक्टली किया जा रहा था। जस्ट इमेजिन कर रहे हो, ये जो बीच का आपको पत्थर दिख रहा है ना, लोग इसके अंदर खड़े होकर साइड के पिलर्स के अंदर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे एक डोरी रस्सी बांधी होती है, उस रस्सी को बाहर से लोग खींचते हैं और अंदर से पूरा सामान लोड होकर ऊपर चढ़ता था। मतलब ये पूरा प्रोसेस इतना टिपिकल नहीं था, बट उस टाइम पे इस टाइप की टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर थी। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे पास उस टाइम पे भी उस टाइप की लेवल की टेक्नोलॉजी थी कि जो बाहर के देशों के अंदर ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। क्लियर? ओके, समझ में आ गया। तो जो आपका मेन पॉइंट है वो ये है कि अरकामेडू वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था आपका उस टाइम पे लिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सी लेवल से कह लो कि कोट्स वगैरह पे या जो कोस्टल एरियाज था वो इतने डेवलपिंग जोन में नहीं थे, बट हमारे पास एक एरिया था साउथ के अंदर जो बहुत ज़्यादा डेवलपिंग एरिया था। वो कहाँ था? तो आपके मैप के हिसाब से वो आपको यहाँ मिलेगा। देखो ये रहा अरकामेडू, दिख रहा है आपको? ये पोर्टुगीज वाला ये वाला एरिया एग्जैक्टली आपको दिख रहा होगा अभी आपको, एग्जैक्टली वो वहाँ पे था। समझ रहे हो? तो यहाँ से श्रीलंका रूट है पूरा, वो भी कवर अप पूरा था। ऊपर जगह वेस्ट बंगाल का पूरा रूट आ रहा था, वो भी कवर अप पूरा था। इनडायरेक्टली सब जगह से हम लोग उन जगह से परफेक्टली अटैच्ड हो चुके थे। क्लियर? ओके, अब आपका आगे का पढ़ते हैं हम लोग। क्या है आगे का? एक चीज़ कॉमन थी जो मैं पहले बता चुका हूँ कि भाई जो नए टूल्स थे उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था। अब उन लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से किया था? तो उन्होंने इंक्रीजिंग ऑफ द प्रोडक्शन एंड द इरीगेशंस के रूप में उन्होंने अपने सिस्टम्स को ट्रांसपोर्ट किया था कि भाई लोगों को समझ में आ चुका था कि भाई अब हमें सिर्फ स्लेव बन के रहने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी और जगह पे भी जाके कुछ और काम भी कर सकते हैं, और अगर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं तो हम उनको रेंट के ऊपर भी देके हम उनसे पैसे कमा सकते हैं। तो ये पूरी चीज़ें उस टाइम पे उनको समझ में आ चुकी थी। तमिलनाडु उसके अंदर 3 तरीके से लोग चलते थे, लैंड ओनर्स, एक थे आपके ऑर्डिनरी जो आपके हल चलाने वाले थे, और तीसरे थे कौन से? आपके जो स्लेव्स थे, ये लेबर वर्क थे। क्लियर? ये आपके 3 प्रकार के लोग हुए। फिर आपके जो नॉर्थन साइड था उसके अंदर आपके सिर्फ 2-3 प्रकार के लोग थे। कौन कौन से? वहाँ भी कॉमन था, यहाँ भी कॉमन था, बस यहाँ पे जो कॉमन नहीं था वो ये था कि हेडमैन था, जो ग्राम का सरपंच कह लो, या फिर जो हेड था वो मुखिया था। फिर आपके इंडिपेंडेंट फार्मर थे, वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहे थे। ठीक है? फिर आपके वर्कर्स थे, और ये सारे लोग कहाँ रहते थे? तो विलेज के अंदर रहते थे। ठीक है? फिर मैंने आपको बता दिया आपको किसके बारे में, ये जातक के बारे में मैंने पूरा डिटेल में बता दिया कि किस तरीके के लोग थे। जो बुद्धिस्ट लोग थे उन लोगों के द्वारा क्या लिखी गई सारी की सारी जो स्टोरीज थी वो पीपल्स को या फिर लोगों को एक जगह बिठा के उनको एक टाइम पे वो पूरी स्टोरीज को समझाना, उन लोगों तक उसके मतलब सारी वैसे कहना ना अच्छी अच्छी बातें लोगों तक प्रवचन के रूप में पहुंचाना। जैसे कि आज क्या होता है कि लोग या तो यूट्यूब पे आके या तो किसी और जगह पे जाके पूरे बड़े बड़े डीम लगा के ऊपर वहाँ जाके प्रवचन देते हैं। तो बस उस टाइम पे यही चीज़ हो रहा था कि लोग जाके प्रवचन दे रहे थे और लोग उनके प्रवचन को अच्छे से डिटेल्स में सुन भी रहे थे। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इस तरह चैप्टर के अंदर पढ़ने की ना वो आपकी ये थी रिंग वेल्स। अब रिंग वेल्स का एक चीज़ थी कि पोर्ट ऑफ द सेरेमिक रिंग अरेंज ऑन वन ऑन द टॉप ऑफ अदर्स हैविंग बीन फाउंड इन सेवरल सिटीज दे हैव बीन प्रोबेबली यूज एज ए टॉयलेट और ए ड्रेनेज एंड अ गार्बेज डंप। ये आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर का जो फोटो दिख रहा है ये आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन का है। ये आपको ऊपर का फोटो दिख रहा है वो है आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन का है, और जो आपका नीचे का है ये आपका इस जो आपको साउथर्न का जो पार्ट है ये पूरा आपका साउथ के पार्ट का ये फोटो है। देख रहे हो आप, एक रिंग के ऊपर दूसरी रिंग है, और इस रिंग वेल को यूज़ किया जाता था एज ए टॉयलेट, एज ए ड्रेनेज सिस्टम या फिर एज ए गार्बेज सिस्टम। समझ रहे हो? इसके नीचे का और भी पार्ट है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये ऊपर का इतना पार्ट ओपन रहता था, ये ऊपर का इतना पार्ट ओपन रहता था, और बाकी ये पूरा का पूरा ज़मीन के अंदर होता था। ये अंदर धंस चुका है इधर का ऊपर का पार्ट, बाकी ये जो ऊपर का दिख रहा है ना आपको, ये इतना ही ऊपर दिखता है। इसके नीचे 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 एकदम नीचे तक वो दिया होता है। अब या तो ये ड्रेनेज सिस्टम पॉइंट था, अब या तो ये गार्बेज डंप करने का पॉइंट था, अब या तो फिर टॉयलेट था, क्योंकि इन तीनों का एविडेंस हमको मिले हैं इतिहास के अंदर। रिंग वेल्स के अंदर इन तीनों चीज़ के हमको एविडेंस मिले, तो हम लोग किसी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं कि भाई हमने इन चीज़ों को किस लिए यूज़ किया था, फिर या फिर आज से हमसे पहले लोगों ने इसको क्यों बनाया था। ओके, जो
अकाउंटेंट लोग थे उनका मेन काम क्या था कि वो लोग भरूच से, या जो कह लो कि जो बाहरी देशों से जो लोग आ रहे थे ना, उनके बारे में डिटेलिंग्स में रखने वाले भरूच के लोग थे। ठीक है, वो लोग क्या करते थे, उनको डिटेल्स में उनकी डिटेल्स को सेव करते थे और उनका अकाउंट्स को मेंटेन करके उन तक पहुंचाते थे। ठीक है, ओके। आगे हम लोग बात करते हैं, क्या है कि सबसे पहली बात जो आपको आती है कि जो मथुरा है वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटीज था उस टाइम पे, बट इट बिकम द, और जो उसके आसपास के एरिया था उसके अंदर से उन्होंने एक कैपिटल्स को बनाया। इट बिकम ए कैपिटल, मतलब जो मथुरा थी उस टाइम पे वो कैपिटल बनने वाली थी। तो कैपिटल किसकी बनी, वो जो कैपिटल बनी वो कुषाण की। जो कुषाण उस टाइम पे वन ऑफ द रिचेस्ट कह लो कि वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट कह लो, जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में था। क्यों लाइमलाइट में था? क्योंकि उसकी राजधानी मथुरा थी और मथुरा वन ऑफ द 2 मेन ट्रेन्स का या फिर मेजर 2 रूट्स का अंडर में उसको कंट्रोल दिया गया था, इसलिए वो मथुरा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेटलमेंट स्टेट कह लो वो था। और वो राजा, उसकी राजधानी या फिर वो किसकी राजधानी थी? तो राजधानी थी कुषाण की, और कुषाण ऑटोमेटिकली रिच बनता धीरे धीरे जा रहा था। ओके, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से वो बना एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेट। ओके, फिर आपका आता है जो आर्कोलॉजिस्ट ने फाउंड किया था कि बहुत अच्छे अच्छे क्राफ्ट पेंटर्स ने या फिर अच्छे अच्छे जो मर्चेंटाइज थे उन्होंने उस टाइम पे अपने खुद के एसोसिएशंस को क्रिएट किया था। क्या किया था? अपने खुद के एसोसिएशन को बनाया था, जिससे कि वो लोगों को हेल्प कर सके या खुद को हेल्प कर सके या फिर लोगों तक अपनी हेल्प को पहुंचा सके या फिर जिनको हेल्प चाहिए वो उन तक पहुंच सके। तो उन्होंने उसके लिए क्या क्रिएट किया? इसलिए उन लोगों ने क्रिएट किया, उन्होंने शिनाई। क्या क्रिएट किया? शिनाई, शीआइन। क्या क्रिएट किया? शिनाइन। अब इसका मेन पर्पस क्या था? यार देखो, शिनाइन का मतलब होता है, शाइन का मतलब क्या होता है? शाइन का मतलब क्या होता है? धार्मिक स्थल या मंदिर। क्या है? धार्मिक स्थल या मंदिर। जो आज की डेट में हम लोग देखते हैं ना, वही पीछे की डेट में या फिर कह लो आज से हमारा इतिहास उसको रिपीट करता है। किस तरीके से रिपीट करता है? कि जो धार्मिक स्थल थे उसके अंदर जो क्राफ्ट पीपल्स थे, जो मर्चेंटाइज थे, जो बड़े बड़े व्यापारी थे, जो वाराणसी के अंदर अपने कपड़े बेचते थे, जो मदुराई के अंदर अपने अपने स्टोन्स को बेचते थे, जो कह रहे हो कि साउथ के अंदर जाके गोल्ड वगैरह जो लोग करते थे, जो ब्लैंकेट्स को बेचते थे, जो बड़े बड़े जो ब्लैक पॉलिश जो मिट्टी के घड़े बनाते थे और उनकी जो मार्केटिंग बहुत अच्छी होती थी, उनको बेचते बहुत हाई लेवल्स पे थे। ये जो पूरे लोग थे वो लोग क्या करते थे? उनको कुछ ना कुछ चाहिए था कि भाई अगर हमको कोई जाने, हमको लोग पहचाने, लोग हम तक हेल्प मांगने के लिए पहुंचे तो हम उनकी हेल्प करने के बदले में कुछ चीज़ें उनसे काम करवा पाएँ। तो उनके लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? उन लोगों ने ऐसे शाइन को क्रिएट किया, जो धार्मिक स्थल को क्रिएट किया, जहाँ पे लोग आते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे, वो हेल्प मांगते भी थे और उस हेल्प के रूप में वो लोग उनसे और भी काम करवा लेते थे। तो ये पूरा कहीं ना कहीं एक सिस्टम बनता जा रहा था कि भाई एसोसिएशन को क्रिएट करो, उनको लिए दैट हेल्प देयर वर्कर्स, मतलब वो उनके वर्कर्स को हेल्प कराने के लिए था, बट उन वर्कर्स को हेल्प के साथ साथ उन वर्कर्स को काम भी करना पड़ता था, तब जाके वो इस काम के अंदर या वो इसके अंदर रह सकते थे। ठीक है, ओके। अब आगे जो सिंपल सी बात है जो आपको हमेशा मैं बताता हूँ कि अराउंड 1000 BC के आसपास में क्या हुआ? अराउंड 1000 BC के आसपास में हुआ कि भाई इंडिया के अंदर आयरन्स के सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर भी प्रोडक्शन होना शुरू हो चुका था। फिर आपका 500 BC के आसपास क्या हुआ कि जो पंच कॉइन्स थे, जो आपके महाजनपद के टाइम पे शुरू हुए थे, वो लोग भी बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग होने लग गए और आयरन्स के अंदर बनना शुरू हुआ। फिर आपका संगम जो लिटरेचर था वो जो पूरा बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया। फिर आपका जो लास्ट में जो पौंडीचेरी के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शिप वाला पॉइंट था, कौन सा? अर्कीमेडू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था। उसने अपने साम्राज्य को और एक्सपांड करना शुरू किया और उसके बीच में उसने बहुत ज़्यादा अच्छे से अपना वाहवाही भी बटोरी थी। तो ठीक है, आज के चैप्टर में इतना ही। चैप्टर नंबर 9 आपको आई होप समझ में आया होगा। जितना मैंने पॉइंट्स कवर अप करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने मेरे को कवर करने थे, मैंने पॉइंट्स को कवर कर लिया। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 10 के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना हो, जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की उसको आपको इस चैनल को शेयर भी करना है, उस वीडियो को भी शेयर करना है। एक और चीज़ याद रखना कि डिस्क्रिप्शन के अंदर
इस वीडियो के सब वीडियोस के अंदर सारे डिस्क्रिप्शन में आपको PDF फाइल मिल जाएंगी। उस PDF फाइल को आप डाउनलोड करके अपने पास सेव रख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।